हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू माय चैनल एसपी एजुकेशन। इस चैनल पे हम आपके लिए लाए हैं एनआईओएस के नोट्स जो कि आपकी डी ट्रिपल एस पी पीआरटी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लर्नर एंड द लोकल कंटेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेट हैं जिनकी अपनी भाषाएं हैं, अपना खान पान है और अपना पहनावा है। और यही विविधता सब मिलाकर भी हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं, जो कि हमारे देश को पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक बनाता है। सो रिलीजियस डाइवर्सिटी हम सब को ये पता है, तो दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। There are as many as 325 languages and 25 scripts in use. These languages as well as scripts are derived from various linguistic families: the Indo-Aryan, the Tibeto-Burman, the Dravidian, the Austro-Asiatic, the Andamanese, Semitic, Indo-Iranian, Sino-Tibetan, and Indo-European, apart from thousands of delegates. मतलब कि हमारे जो वर्ल्ड में 325 लैंग्वेजेस हैं एंड 25 स्क्रिप्ट्स जो यूज़ करी जाती हैं। नॉट तो वर्ल्ड, इससे भी ज़्यादा लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स हैं। और जो कि सब लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स माने लिपियाँ, जो कि अलग अलग भाषाई परिवार से आई हैं, जिसमें से जो आपकी 4 मेन है जिन्हें आप याद रखना। और ये डी ट्रिपल एस पी पी आर टी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि इसमें जो सबसे मेन है इंडो आर्यन, तिब्बतो बर्मन, द द्रविडियन एंड द ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये 4 मेन है, आप इसे ज़रूर याद रखना। The numerous mother tongue are important instrument of cultural expressions and preservation of diversity. Language contact through bilingualism is major vehicle for social and cultural interaction. देखिए, हर स्टेट की अपनी अलग अलग भाषा है जिसको मदर टंग कहते हैं, इसको रीजनल लैंग्वेज भी कहते हैं एंड नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। सो ये जो मदर टंग है ये हर स्टेट का अपना अलग अलग कल्चर शो करती है और उस कल्चर को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करती है। सो यहाँ लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है फॉर कल्चर एक्सप्रेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी। और साथ ही लैंग्वेज इज़ अ टूल विच वी यूज फॉर कम्युनिकेशन। हम ये सब जानते हैं, इंटरेक्शन करने में, सोशल इंटरेक्शन करने में, कल्चर इंटरेक्शन में भी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब हम पढ़ते हैं हाउ लर्नर्स अंडरस्टैंड सोशल साइंस इश्यूज़, कि जो लर्नर्स है वो किस तरीके से सोशल साइंस इश्यूज़ को समझते हैं। सोशल साइंस एम्स एट डेवलपिंग अ जनरलाइज्ड एंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन ग्रुप्स इन सोसाइटी। हम सब जानते हैं जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सोसाइटी का पार्ट हैं। तो सोशल साइंस में ही सबसे ज़्यादा इम्फेसिस जो किया जाता है वो सोसाइटी पे किया जाता है, उसको समझने पर, उसको क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे इम्फेसाइज किया जाता है कि सोसाइटी को किस तरीके से हम बदलाव ला सकते हैं एजुकेशन के थ्रू, और क्या क्या इश्यूज़ हैं जिनको हम एजुकेशन के थ्रू बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड ऑब्जर्व्स इंटर एलिया वेराइंग dress pattern, food habits, and religious practices while interacting with her family members, peers, and teachers and family community as well as the school, and construct her own understanding about her environment. अब ये जो सोसाइटी है, यानी कि एक बच्चे का जो सोशल इन्वायरमेंट है, वो उसकी लर्निंग में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि बच्चा जब जिस इन्वायरमेंट में जन्म लेता है, जिस फैमिली में जन्म लेता है और जिस कम्युनिटी में वो ग्रो अप करता है, वहाँ से वो बहुत कुछ सीखता है जो कि उसके बिहेवियर में हम इजीली देख सकते हैं। जिस फैमिली में वो जन्म लेता है वहाँ के वो फूड हैबिट्स को देखता है, ठीक है, और फिर वो वैसे ही अपनाता है। वहाँ के जिस रिलीजन में उसका जन्म होता है वो वहाँ की प्रथाओं को अपनाने लगता है और अपनी फैमिली मेम्बर से वैल्यू सीखता है, ठीक है। तो इस चीज़ से ये सीख कर वो अपने बिहेवियर में लाता है और इस चीज़ से उसकी अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट को लेकर बनती है। You as a teacher are required to become more learner centered than teacher centered
to connect the school to real life situations and to focus on understanding rather than on memorization, drill and practice. एज अ टीचर हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम टीचर सेंटर्ड ना होकर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को अपनाएं, क्योंकि बच्चा तभी सीखेगा जब वो एक्टिव होगा, एक्टिव लिसनर होगा, एंगेज होगा, ठीक है। तभी वो बहुत अच्छे से सीखेगा, और जब उसकी पढ़ाई को उसकी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट किया जाएगा तो ज़्यादा उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि जब भी हम लर्निंग करवाएं बच्चों की तो किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लर्निंग इन्वायरमेंट दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू बी एक्टिव लर्नर्स, कि जब भी बच्चों की लर्निंग करवाएं ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे वो एक्टिव रहें, पैसिव ना रहें। टू कोलैबोरेट विद अदर स्टूडेंट्स, हम ये सब जानते हैं कि एक अकेला बच्चा जितना सीखता है उससे बेहतर वो एक ग्रुप में रहकर सीख सकता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को कोलैबोरेट करवाएं उनकी लर्निंग को, ताकि जो उनकी लर्निंग है वो बेहतर हो सके। टू पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उनको कुछ सिखाया जाए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स जो भी है, वो उनके लिए मीनिंगफुल होना चाहिए, यूजलेस नहीं होना चाहिए। टू रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रियर नॉलेज, सभी बच्चे के पास अपनी अपनी प्रीवियस नॉलेज होती है, तो जो भी उनको सिखाया जाए उनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कराना ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। लर्निंग रिक्वायर्स द एक्टिव कंस्ट्रक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर, लर्निंग के लिए ये ज़रूरी है कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, वो एक्टिव हो, और कंस्ट्रक्टिव इन्वॉल्वमेंट यानी कि उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। लर्निंग एट स्कूल रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन, टू ऑब्जर्व, टू मेमोराइज, टू अंडरस्टैंड, टू सेट गोल्स एंड टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। जब बच्चा स्कूल में सीखने आता है तो सबसे पहले कोई भी चीज़ जब वो सीखता है तो वो उस पर ध्यान केंद्रित करता है, फिर वो उसको ऑब्जर्व करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसको मेमोराइज करनी पड़ती है, एग्जाम्पल टेबल्स एंड स्पेलिंग्स, और मोस्टली चीज़ें जो उसको समझाई जाती हैं उसके लोकल इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके, और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है कि उसकी लर्निंग के लिए वो मतलब रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लर्निंग के लिए, और वो अच्छे से करे। At the primary stage, children should be engaged in activities that would help them in developing an understanding about natural and social environment. जब बच्चा प्राइमरी स्टेज पे होता है तो वो एक्टिविटीज़ जो भी उसे सिखाई जाती हैं, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो सिलेबस में एक्टिविटीज़ हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो हर एक्टिविटीज़ में बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। वो उसके नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। Understanding at this level should be based on observation, illustration rather than abstraction. अब बच्चा जब प्राइमरी लेवल पे होता है तो उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाए, हाइपोथेटिक या डिडक्टिव रीजनिंग कर पाए। तो इसलिए उसकी जो वो ऑब्जर्व करके बेहतर तरीके से सीखता है, और वो चीज़ें अगर उसको इलस्ट्रेट करे जाए तो उसके माइंड में लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें रहती हैं। Illustration needs to drawn from the children's physical, biological, social and cultural aspects of life. यानी कि इन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से जोड़कर बच्चों को चीज़ें सिखाना, इलस्ट्रेट करना, जिससे बच्चों की लर्निंग बेहतर हो सके। एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों को कल्चर के बारे में सिखा रहे हैं, हर कल्चर का डांस दिखा सकते हैं, उस कल्चर के बारे में हम उसके पिक्चर्स दिखा सकते हैं कि जिससे वो बच्चा देखकर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक उस चीज़ को अपने माइंड में रख पाए। ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मतलब वो ऑब्जर्व करेगा, फिर वो आइडेंटिफाई पहचानेगा एंड क्लासीफाई कर सकेगा। एट द अपर प्राइमरी स्टेज, सब्जेक्ट एरियाज ऑफ सोशल साइंस आर ड्रॉन फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. An emphasis is given at this stage on issues like poverty, illiteracy, child labor, casteism, environmental pollution that helps students explore and understand these issues. अब जैसे प्राइमरी स्टेज पर बच्चे की इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होती नहीं है कि वो इन सोशल इश्यूज़ को समझ पाए, और वहाँ पे उसको ईवीएस मतलब पढ़ाई जाती है जिसमें सभी सब्जेक्ट, सभी तो नहीं, हाँ, लेकिन जैसे कि एसएसटी जिसमें इंटीग्रेट होती है सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ जिसमें इंटीग्रेट होती है ईवीएस में, जो उसके लोकल इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके उसको पढ़ाई जाती है। बट जैसे ही बच्चा 6th में आता है तो उसकी जो सोशल साइंस होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, ठीक है। अब
इस स्टेज पे बच्चे को सोशल इश्यूज जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर, कास्टिज्म, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, इन इश्यूज पर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है। उनको इन पर ध्यान दिलाया जाता है कि वो इश्यूज़ को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। और ये कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, बच्चे जब डिस्कशन करें, ठीक है, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे डिबेट में, आर्ग्यूमेंट्स करे, तो बच्चा सीख सकता है। As a social science teacher at elementary school stage, face the challenges of not only helping students to develop skills of observation, identification, classification, and interpretation of contemporary issues, but also to integrate them in teaching other subjects such as language and मैथमेटिक्स। सो ये प्राइमरी लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, साथ ही एलिमेंट्री स्कूल स्टेज में भी, कि बच्चा जब भी एसएसटी को पढ़ता है, ठीक है, तो इस टीचर की ड्यूटी बनती है कि सिर्फ बच्चों में ये स्किल्स ही ना हो डेवलप, बल्कि वो अपने सब्जेक्ट को अदर सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाए, जैसे लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ओके, सो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि इन द क्लासरूम एंड स्कूल, कि क्लासरूम एंड स्कूल में किस तरीके से जब भी बच्चों को कोई पढ़ाया जाना चाहिए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप इसमें एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा एक बार इसे पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब आप आते हैं सोशल पार्टिसिपेशन। लर्निंग इज primarily a social process and participation in the social life of the school is central to learning process। हम सभी जानते हैं कि जो लर्निंग है वो एक तरीके का सोशल प्रोसेस है, क्योंकि बच्चा जो है ग्रुप में सीखता है। सोशल पार्टिसिपेशन इज द मेन एक्टिविटी थ्रू विच लर्निंग ऑकर्स। मतलब बच्चा जब सोशली पार्टिसिपेट करता है और ज़्यादातर वो चीज़ें ग्रुप में सीखता है, तो इससे क्या है, उसकी लर्निंग होती है। पार्टिसिपेशन इन सोशल प्रोसेस बिगिंस early when parents interact with their children. Through these interactions, children acquire the behaviors that enable them to become effective member of the society। अब बच्चा जो है जन्म लेता है, तभी से उसका जो सोशल प्रोसेस है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जन्म लेते ही बच्चा बोलना तो नहीं स्टार्ट करता, बट वो देखना और सुनना स्टार्ट कर देता है। तो वो पहले तो पहचानने लगता है फेसेस को, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो अपनी फैमिलीज़ में, अपनी कम्युनिटी में जिसमें वो ग्रो कर रहा है, वहाँ की वैल्यूज़ को वो देखता है, सीखता है, इंटरेक्ट करता है अपनी फैमिली के साथ। तो उस तरीके से उसके बिहेवियर में वो सारी चीज़ें मतलब इंटरनलाइज करने लगता है वो खुद में। तो आगे जाकर वो एक अफेक्टिव मेंबर बनते हैं सोसाइटी का। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, द वे चिल्ड्रन लर्न is by internalizing the activities, habits, vocabulary, ideas of the members of the community in which they grow up। अब देखो, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि जो बच्चा है जिस फैमिली में, जिस कम्युनिटी में ग्रो करता है, वहाँ की चीज़ें वो इंटरनलाइज करने लगता है, ठीक है, जो उसके बिहेवियर का एक पार्ट बन जाते हैं। तो लेव वाइगोस्की भी यही कहते हैं कि बच्चा जिस भी कम्युनिटी में, जिस भी फैमिली में वो मतलब जन्म लेता है, वहाँ की चीज़ों को इंटरनलाइज करता है, ठीक है। एंड वाइगोस्की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो देते हैं कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग को, ठीक है। और ये लर्निंग तभी होगी जब उनको एक कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट मिलेगा, जो कि उनकी स्कूल लर्निंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देयर इज़ नीड टू शिफ्ट फ्रॉम द mere transmission of information to involvement in group work, debate and discussion। This approach to learning keeps both learners and teachers alive to social realities। देखो, NCF 2005 भी यही कहता है कि सिर्फ लेक्चर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना यही काफ़ी नहीं है, लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे डिबेट करना, डिस्कशन करवाना, उसको पार्टिसिपेट करवाना वर्क में, ठीक है। तो यहाँ पे लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व होकर अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करे, ऐसा इन्वायरमेंट उसे मिलना चाहिए जिसमें कि टीचर्स एंड लर्नर्स दोनों एक्टिव रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ मतलब आपको पॉइंट्स से रखे हैं कि अब अगर क्लास में एक्टिविटी कराते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएंगे।
अब हम पढ़ते हैं मीनिंगफुल एक्टिविटीज़। Children learn best when they participate in activities that are perceived to be useful in real life and are culturally relevant। मतलब कि बच्चे तभी लर्न बेस्ट कर पाते हैं, सॉरी, बच्चे तभी अच्छा सीख पाते हैं जब कोई चीज़ जो उनको सिखाई जा रही है वो उनको रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट होनी चाहिए या फिर उनकी संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है। Many school activities are not meaningful since students neither understand them nor are they aware of their purpose and usefulness. Sometimes school activities are not meaningful because they are not culturally appropriate. कई बार क्या होता है कि कुछ स्कूल्स में जो एक्टिविटीज़ कराई जाती है वो मीनिंगफुल नहीं होती है। तो मीनिंगफुल ना होने के कारण क्या हो सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, जो भी एक्टिविटी कराई जा रही है उसका पर्पस क्या है स्टूडेंट्स को वो पता नहीं होता, वो उनके लिए यूज़लेस होती है एक्टिविटीज़। ठीक है, वो उनको अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाती और उनकी संस्कृति से भी रिलेटेड नहीं हो पाती। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल ना हो कि मीनिंगलेस हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को जो भी कराया जाए, जो भी सिखाया जाए, वो उनसे जुड़ी हुई होनी चाहिए, उनकी लाइफ से कनेक्ट होनी चाहिए। Individual learn in context the community, सॉरी, 2 मिनट, हाँ। Individual learn in context the child's community and local environment form the primary context in which learning takes place। मतलब इसमें ये है कि इंडिविजुअल अपने कंटेक्स्ट से सीखता है। कंटेक्स्ट का यहाँ पे मतलब ये है कि बच्चे का जो भी सोशल या लोकल इन्वायरमेंट है वो मिलकर एक प्राइमरी कंटेक्स्ट बनाता है जहाँ पे बच्चा सीखता है। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रियर नॉलेज। प्रियर नॉलेज का मतलब है यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज। न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड बिलीव्ड। जब भी बच्चे को कोई नया टॉपिक पढ़ाया जाता है या फिर उसे नया ज्ञान दिया जाता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो उसके पिछले वाले ज्ञान से, मतलब उसके आधार पर हो, उससे जुड़ा हुआ हो। Learners actively construct their knowledge by connecting new ideas to existing ideas on the basis of materials and for activities presented to them। मतलब बच्चों को जो भी नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया जाता है, कुछ भी नया पढ़ाया जाता है, तो वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट होना चाहिए कि जिससे बच्चा क्या करता है कि उसको अपने एग्जिस्टिंग आइडिया से कनेक्ट करता है जो उसको पहले प्रेजेंट किए गए हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर समवन टू अंडरस्टैंड और लर्न समथिंग दैट इज़ कम्प्लीटली अनफैमिलियर। अगर बच्चों को कुछ भी ऐसा नया सिखाया जा रहा है जिनसे जो आज तक ना उन्होंने कभी सुना है ना कभी देखा है, तो उस चीज़ को समझना बच्चों के लिए बिल्कुल ना के बराबर होगा। बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, वो उस चीज़ को समझेंगे ही नहीं। इसलिए जो भी बच्चे को सिखाया जा रहा है वो उसकी प्रीवियस नॉलेज से ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चे को कुछ भी पढ़ाया जाए उसके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कराया जाए उस चीज़ को, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कि डिस्कस द कंटेंट ऑफ अ लेसन बिफोर स्टार्टिंग इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स हैव नेसेसरी प्रियर नॉलेज। कि अगर कोई भी हम लेसन पढ़ा रहे हैं बच्चों को स्टार्ट कराने से पहले हमें इंश्योर होना चाहिए कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं कि उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज तो बच्चों को है ही। Often students' prior knowledge is incomplete or there are false beliefs and misconceptions. Therefore, investigate students' prior knowledge in detail so that false beliefs and misconceptions can be identified। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं अक्सर जो उनकी प्रीवियस नॉलेज होती है ना वो इनकम्प्लीट होती है, अधूरी होती है या फिर वो गलत होती है या फिर उसमें मिसकंसेप्शन होता है। तो एक टीचर की ड्यूटी बनती है कि पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज को जाने। अगर उनकी प्रीवियस नॉलेज में मिसकंसेप्शन निकलते हैं या फिर फॉल्स बिलीव्स निकलते हैं तो वो उसे वहाँ पे सही करे। ठीक है। आस्क द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू सी रिलेशनशिप्स बिटवीन द टॉपिक टू बी टॉट एंड व्हाट दे ऑलरेडी नो। क्वेश्चंस टीचर्स को ऐसे पूछने चाहिए कि बच्चे से अपनी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करें, उन अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ उसको रिलेट कर पाएँ
जो भी वो जानते हैं। इनकरेज डायलॉग, डिबेट, आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वेश्चंस ऑन सोशल इश्यूज़। कोई भी सोशल इश्यूज़ हम अगर क्लास में उठाते हैं, उनके बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये नहीं कि टीचर सिर्फ एक लेक्चर दे दें और बच्चे समझ ले। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे पैसिव में टीचर लेक्चर दे के चली गई। नो, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, डायलॉग्स में, डिबेट में पार्टिसिपेट करे, आर्ग्यूमेंट्स करे, क्वेश्चंस करे, ताकि क्यों सबके अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, सबके अलग अलग व्यूज़ आते हैं, तो उन व्यूज़ को कलेक्ट करके टीचर को फिर एक अंडरस्टैंडिंग बच्चों को देनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द कंसेप्ट्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम देखते हैं। द कंसेप्ट्स आर फॉर्म्ड थ्रू चाइल्ड्स एंगेजमेंट इन एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस एंड इलस्ट्रेशन। कि बच्चा जो भी सीखता है, जो भी उसके कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है, वो तब अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो वो तभी बनते हैं जब वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेता है, जो भी उसे एक्सपीरियंस मिलते हैं, जो भी इलस्ट्रेशन, मतलब उसको जो भी पिक्चर्स, उसके आसपास में इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें देखने को मिलती है, वो उससे उसकी कंसेप्ट फॉर्मेशन होती है। सोशल साइंस टीचिंग बेस्ड ऑन दीज engagements develop cognitive abilities of the learner such as observation, identification and classification that are fundamental to understanding of social issues, example poverty, illiteracy, population growth and communalism. सो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सोशल साइंस के लिए कुछ स्किल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं सोशल साइंस को समझने के लिए, जैसे ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। इन स्किल्स के बेस पर हम सोशल इश्यूज में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे, और इस अंडरस्टैंडिंग के डेवलप करने से हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी, हम एंगेज होंगे। ठीक है, आइए अब बढ़ेंगे हम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो देखो, जैसे कि पियाजे जो हैं वो एक स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, जिन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अगर हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो बच्चा है, देखिए मैं इसमें पढ़ नहीं रही हूँ, मैं इसमें आपको सिर्फ समझा रही हूँ, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने सेंसेस के थ्रू अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है। कि बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, इसमें बर्थ से लेके 2 इयर्स तक की एज आती है सेंसरी मोटर स्टेज में। यहाँ बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने रिफ्लेक्सेस के थ्रू, मोटर एक्शंस के थ्रू, अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू बच्चा है अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करता है। तो यहाँ पे जैसे कि रिफ्लेक्सेस, सकिंग और टचिंग, ग्रास्पिंग, इसके थ्रू वो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। और यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस, एक ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस इसे कहते हैं कि 8 मंथ्स तक बच्चे में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। कि जैसे मान लो एग्जांपल देके मैं बताती हूँ आपको इसमें, कि बच्चा जब छोटा होता है, आप उसके सामने से कोई भी चीज़ हटा लो तो वो सोचेगा कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो गायब हो गई। लेकिन बच्चा जब 8 महीने का होता है, अगर आप उसके सामने से कोई भी चीज़ हटा दो तो बच्चा उस चीज़ को आपके आसपास ढूंढने लगेगा। वो सोचेगा नहीं, ये चीज़ कहीं गई नहीं है, ये यहीं एग्जिस्ट करती है, तो वो ढूंढेगा। मतलब उसे लगता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट है, उसके अकॉर्डिंग मतलब वो चीज़ उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। ओके, तो यहाँ सेंसरी मोटर स्टेज में बस इतना ही है, और ध्यान रखना इसकी जो एज है वो बर्थ टू 2 ईयर्स है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 to 7 ईयर्स की स्टेज है। इसमें जो बच्चा है उसका तेज़ी से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा की ना ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, जिसको इलॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। और यहाँ पे बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता, वो बस ये सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। और यहाँ पे बच्चे में सिंबलिक थॉट डेवलप होते हैं, मतलब वो इमेजेस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, ड्राइंग्स के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड डिफर्ड इमिटेशन, मतलब डिफर्ड इमिटेशन इसे कहते हैं, जैसे मान लो बच्चे ने किसी को कुछ करते हुए देखा, ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद वही चीज़
वो खुद दोहरा रहा है, तो इसे कहते हैं डिफर्ड इमिटेशन। डिफर्ड माने एक तरीके से डिले, और इमिटेशन नकल करना, ठीक है, यानी कि बाद में नकल करना। ओके। और एनिमिस्टिक थिंकिंग। एनिमिस्टिक थिंकिंग यानी कि बच्चे में ये सोचना कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी जान होती है, उसको कहते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग। तो ये सब चीज़ें प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 to 11 ईयर्स होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप तो हो जाती है, बट वो एक कॉन्क्रीट टर्म्स में होती है। वो कंसेप्ट समझने लगता है, ठीक है, अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से डील करने लगता है। और इस स्टेज में जो बच्चा है वो इंडक्टिव रीजनिंग करने लगता है, मतलब वो इंडक्टिव रीजनिंग मीन्स एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ, ठीक है। और उसके थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वो ईगोसेंट्रिक नहीं रहता, मतलब कि वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी उतना ही महत्व देता है जितना वो खुद को, मतलब वो ये सोचता है कि सिर्फ मैं ही सही नहीं हूँ, दूसरे भी सही हैं। और इसमें कुछ चीज़ें भी डेवलप्ड हो जाती हैं, जैसे सीरिएशन, ठीक है, बच्चा मतलब अकॉर्डिंग टू साइज शेप के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स को छांटना सीख लेता है, मतलब कर लेता है। और ट्रांसिटिविट, मतलब जैसे ए बी सी डी होता है, जैसे ए है जो बी से बड़ा है, ठीक है, बी जो है वो सी से बड़ा है, तो जो सी है वो ए से छोटा होगा, मीन्स ए जो है वो सी से बड़ा होगा। इस तरीके की जो बच्चा एक लॉजिकल रिलेशनशिप एलिमेंट्स में बनाना सीख लेता है। क्लासिफिकेशन, बच्चा क्लासीफाई करना सीख लेता है ना। और कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मीन्स कि बच्चा जो है वो ये सीख लेता है कि ऑब्जेक्ट का साइज या अपीयरेंस चेंज होने से क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक बाउल है और एक गिलास है, ठीक है, जिसमें सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर आता है, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो ये नहीं सोचेगा कि बाउल में ज़्यादा पानी है, ग्लास में कम पानी है। वो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है जहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, बट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा यहाँ पे सीख लेता है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि बच्चा यहाँ पे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी मतलब सोचने लगता है, उस अहमियत देता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये अबव 11 ईयर्स है, ओके। और इसमें जो बच्चा है वो हाइपोथेटिकली सोचने लगता है, रीजनिंग करता है, हाइपोथेटिकली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। और यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या करता है कि लॉजिकली चीज़ों को मतलब अंडरस्टैंड सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सोचता है, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है कंसेप्ट फॉर्मेशन अमंग लर्नर्स। देखिए कंसेप्ट फॉर्मेशन अमंग लर्नर्स इससे ज़्यादा खास नहीं है, बट मैं इसको सिर्फ आपको बता रही हूँ। कंसेप्ट फॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे कि कंसेप्ट फॉर्मेशन बच्चे के इमीडिएट इन्वायरमेंट से ही कोई कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है बच्चे का। तो यहाँ पे क्या है कि एग्जांपल देके मैं समझा रही हूँ। जैसे मान लो आपने बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करा और ग्रुप्स शुड बी स्मॉल, ठीक है, ताकि आप अच्छे से उनको मॉनिटर कर पाएँ। ग्रुप्स में डिवाइड करके आपने बच्चों को कुछ पिक्चर्स दे दिया और फिर आपने बच्चों को बोला कि चलो इन पिक्चर्स को छांटो। तो उसमें पिक्चर्स हैं, बर्ड्स की है, एनिमल्स की है, कुछ थिंग्स की है। हमने बच्चों को बोला कि उन पिक्चर्स में से चलो वो छांटो जो बर्ड्स की हैं, वो छांटो जो एनिमल्स की है, फिर उनको छांटिए जिनसे हम लिख सकते हैं, फिर उनको छांटिए जो फूड की पिक्चर्स हैं। तो ऐसे बच्चे का एक कंसेप्ट बना हुआ है कि हाँ एनिमल का कंसेप्ट बना हुआ है, बर्ड का बना हुआ है, फूड का बना हुआ है, तो वो उस अकॉर्डिंग बच्चा पिक्चर छांटेगा। मतलब यहाँ पे जो उसका कंसेप्ट फॉर्मेशन है वो इस तरीके से होता है बच्चे का, ठीक है। नेक्स्ट है approaches to pedagogy. In our country, children belonging to three major socio-cultural backgrounds, namely urban, rural, rural and tribal, are exposed to different social issues, concepts, and have the unique way of concept formation. अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारी कंट्री में मेनली तीन मेजर ग्रुप्स हैं जिनसे जहाँ से बच्चा बिलोंग करता है, आता है, शहर से, गांव से, या फिर ट्राइबल जो एरियाज, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से। अब इनके अलग अलग सोशल इश्यूज होते हैं, और अलग अलग सोशल इश्यूज नहीं होते, मतलब सोशल इश्यूज होते हैं जो इनके अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें,
यहाँ थोड़ा बच्चा बड़ा है, मैं थोड़ा बड़ा समझिएगा, पर प्राइमरी लेवल का बच्चा नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें, हम पूछें कि एक गांव वाले बच्चे से पूछें कि आपके अकॉर्डिंग विकास क्या है, तो वो बच्चा बोलता है विकास ये है कि गांव में अच्छी फसल हो और फार्मिंग में ज़्यादा मशीन्स आएँ ताकि अच्छे से फार्मिंग हो सके। और यही हम एक अर्बन वाले बच्चे से पूछते हैं तो वो कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियां होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हुए बच्चों से पूछें तो वो बोलता है कि हमको एक साथ रखा जाए, हमको एम्पावर किया जाए। तो यहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंट एक ही है सोशल इशू, बट वो तीनों के हिसाब से अलग अलग बैठ जाता है। इसी तरीके से और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं जो तीनों के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये सबका अपना यूनिक वे होता है कंसेप्ट फॉर्मेशन का। चलिए, अब है डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शन, सॉरी ये वाला नहीं, क्रिटिकल पैडागोजी। देखिए, क्रिटिकल पैडागोजी क्या है? क्रिटिकल का मतलब है क्रिटिसाइज करना, मतलब किसी भी चीज़ को एक आलोचनात्मक तरीके से देखना। क्रिटिकल पैडागोजी प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक और रिफ्लेक्ट क्रिटिकली ऑन इश्यूज। क्रिटिकल पैडागोजी क्या एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम इश्यूज़ पे, खासकर कि सोशल इश्यूज़ पे, हम क्रिटिकली उन पे रिफ्लेक्ट कर पाएँ। Critical pedagogy facilitates collective decision making through open decision and by encouraging and recognizing multiple views. Decision making, okay. The role of the teacher is in pedagogy is to encourage independent thinking, allow thinking from different perspectives, provide opportunities to express thoughts, analyze thoughts, views and arrive at collective decision. मतलब critical pedagogy में क्या होता है कि यहाँ पे जब आलोचना करने बैठते हैं तो ग्रुप्स में बच्चे बैठते हैं, ठीक है, या फिर लोग बैठते हैं ग्रुप्स में, तो वो एक डिसीजन पे आते हैं। तो उससे पहले क्या है कि सबके अपने अलग अलग व्यूज़ होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो वो रखते हैं, ठीक है। सबके इंडिपेंडेंट व्यूज़ होते हैं। तो इन एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि जब भी वो इस तरीके से कोई भी क्रिटिकल, मतलब इस पेडागोजी में एक टीचर का रोल ये है कि वो बच्चों के इनकरेज करें, क्योंकि जो अपने व्यूज़ रख रहे हैं वो स्वतंत्र तरीके से रख पाएँ, ठीक है, और उनके व्यूज़ को रिस्पेक्ट दें, उनको डिस्करेज ना करें, और जो भी उन मतलब एक अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। फिर बाद में क्या हुआ, क्या करे एक टीचर कि जो भी उनके थॉट्स रखे हैं सब बच्चों ने अपने अलग अलग, उनको एनालाइज करें, ठीक है, फिर एक कलेक्टिव डिसीजन पे पहुँचे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरीके से हर बच्चा एक दूसरे को भी समझ पाता है और ये एक कोलैबोरेटिव लर्निंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रिटिकल पेडागोजी बस यही है, और यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारी आज की क्लास। सो आपको अगर हमारा ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ सजेशंस देनी है कि और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ मैं इसमें, बताइएगा ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच।